डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन की केस स्टडीज। मैंने लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन का टॉपिक ऑलरेडी अपने वीडियो पे, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम उसके वाइड वैरायटी ऑफ केस स्टडीज करेंगे। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ये केस स्टडीज मेरी खुद की ड्राफ्ट करी गई हुई है, कहीं से भी मैंने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करा है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बच्चों को इसमें वाइड वैरायटी ऑफ केस स्टडी प्रेजेंट कर सकूँ और उनका कॉन्सेप्ट और स्ट्रेंथन कर सकूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट। Mr. X, a notorious person, threatened to kill B, a government officer, if he did not give a government job to his friend A. Accordingly, A agreed to give rupees 50,000 to B. In terms of agreement between A and B, B arranged a job for A in government office, but A refused to give money to B. Can B approach to the court for repudiation of the contract due to presence of coercion? अब आप क्या होगा सर, आपने क्वेश्चंस बोला है कि केस स्टडीज तो लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन के आप इसमें कोर्जन लिया है। फ्रेंड, इन पूरी केस स्टडीज में मैंने फ्री क्या कहते हैं एसेंशियल, जितने भी एनफोर्सेबिलिटी के एसेंशियल एलिमेंट है उनको किसी ना किसी को मिक्स करके प्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट आपको एक होलिस्टिक नॉलेज आ सके कि केस स्टडीज अटेम्प्ट कैसे करनी है, इवन अगर उसके अंदर वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। लाइक अब स्टडी करते हैं। अब लॉ पॉइंट क्या आ रहा है, देखिए कोर्जन है तो लॉ पॉइंट आपको पता ही होगा, इन केस ऑफ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन the parties, the coercion can come from the third party. And when a consent is obtained through a coercion, the contact is voidable at the option of the aggrieved party. पहले मैं लॉ पॉइंट लिख रहा हूँ, ये लॉ पॉइंट आपको पता है, फिर मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। If an object of agreement is opposed to the public policy, the agreement is void ab initio because of unlawful object. इस पूरी केस स्टडी में फ्रेंड्स ये दो लॉ पॉइंट अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं पहले आपको समझाता हूँ, फिर कंक्लूजन बताता हूँ कैसे लिखा है मैंने। यहाँ पे एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ, ए और बी में। कोएर्जन, इस एग्रीमेंट ए और बी में कोएर्जन बी को किसने दिया, एक्स ने दिया। तो यहाँ पे माना जाएगा कि बी को कोएर्जन मिला है इन फॉर एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी, ये चीज हो रही है। अब यहाँ पे ए और बी के जो बीच में एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट क्या है, बी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो ए के लिए जॉब अरेंज करेगा और उसके लिए बी को पैसे मिल रहे हैं। दिस एग्रीमेंट बीइंग अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी अनलॉफुल है। अब हम कंक्लूजन पढ़ते क्या कैसे लिखेंगे। An agreement to trade in government job is an agreement opposed to the public policy being unlawful. Such agreement is void ab initio. And in case agreement is void ab initio, such agreement do not have any enforceable rights and party cannot approach to the court for any grievances even if consent of the party is obtained through the coercion. B application for repudiation of contract will not be entertained by court being unenforceable agreement. यहाँ पे ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट है वही आपका कौन सा है, अनलॉफुल है। तो जब एग्रीमेंट आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है। इवन यहाँ पे बी की कंसेंट कोर्जन से मिली है। जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है, देन पार्टीज डू नॉट गेट एनफोर्सेबल राइट एंड दे कैन नॉट गो टू द कोर्ट फॉर देयर ग्रीवेंसेस। तो हेंस आपने देखा होगा इस केस स्टडी में, देखिए यहाँ पे तो मैंने लिख दिया था लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है, बट एग्जाम में तो ऐसा लिखा नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैन बी अप्रोच टू द कोर्ट फॉर रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोर्जन। अब आपको लगे कोर्जन है तो बोले हाँ सर कोर्जन तो है, कोर्जन में जा सकता है। बट अगर आप ये पॉइंट स्किप कर गए, कौन सा वाला पॉइंट, कि भाई इसके अंदर ये जो एग्रीमेंट है इट्स बीइंग अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी अनएनफोर्सेबल है, तो आप इसका आंसर गलत अटेम्प्ट करके आओगे। तो मेरे यहाँ पे केस स्टडी लाने का यही ऑब्जेक्टिव है कि क्वेश्चन आपसे ऑन द फेस पूछ रहा है कोर्जन के लिए, बट हिडनली उसके अंदर कुछ और पॉइंट भी है। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड ब्रिंगिंग सच केस स्टडीज। तो होप आपको पहली केस स्टडी क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट केस स्टडी। मिस्टर ए गिफ्टेड रुपीज 50,000 टू बी, which B accepted, and A knew that B will use the money for gambling forbidden by law. After a few months, B agreed to give 60,000 to A against the help given by A in gifting 50,000 earlier. A accepted that agreement. Later on, B refused to pay to A. Can A enforce his right to recover 60,000 from B? अब आपको ये देख के यहाँ पे ऑन द फेस ये लग रहा होगा कि सर ये तो एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है एक्सेप्शन कंसिडरेशन के एक्सेप्शन में, कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है। आपको ऑन द फेस से लग रहा होगा, मैं इसी को, यही मेरा पॉइंट है, बट इसके अंदर एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट भी है, उसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए पहला पॉइंट आ रहा है, अ कंप्लीटेड गिफ्ट इज अ वैलिड।
मीन्स ए ने जो बी को गिफ्ट दे दिया था और बी ने एक्सेप्ट कर लिया था, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वैलिड है, क्योंकि ये लॉ में लिख दिया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अ प्रॉमिस टू कंपेंसेट अ पर्सन who has already voluntarily done something for the promiser is enforceable। मीन्स हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है फ्रेंड्स, कंसिडरेशन के एक्सेप्शंस में। मैं आपको जस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। बी के घर में, ए के घर में दोस्त क्या लग गई, आग लग गई। बिना ए ने रिक्वेस्ट करे, ए ने रिक्वेस्ट नहीं की थी, बी ने उसकी मदद कर दी। लेटर ऑन ए कहता है कि भाई तुमने मेरी मदद करी थी, मैं इसके लिए तुम्हें 5,000 रुपए देना चाहता हूँ। अब ये सेकंड एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे बी को कंसिडरेशन मिल रही है, ए को कंसिडरेशन नहीं मिल रही है, बट लॉ ने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको ये बोला गया है कि दिस एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल। कंसिडरेशन के एक्सेप्शन में इसको कवर करा हुआ है। यहाँ पे वही पॉइंट मैंने लॉ में लिखा है। अ प्रॉमिस टू कंपेंसेट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर अ प्रॉमिसर इज एनफोर्सेबल। An agreement, the object or consideration of which is forbidden by law is void ab initio। ये भी हमारा लॉ पॉइंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमने लॉ पॉइंट लिख दिया। आपको भी एग्जाम में पहले लॉ पॉइंट समझाने हैं। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। बी promise to compensate A for past gifting seems to be enforceable। क्यों? ये बेसिकली ऑन द फेस ये लग रहा है कि यहाँ पे मैं आपको दोबारा से लेके चलता हूँ। ए ने बी को 50,000 रुपए दिए थे, जो बी ने एक्सेप्ट कर लिए थे। अब बी जो है ए को कंपेंसेट करना चाह रहा है 60,000 रुपए के लिए। तो ये हमारे किसके अंदर फॉल कर रहा है? ये हमारे फॉल कर रहा है एक्सेप्शन टू द कंसिडरेशन के। अब वही हमने यहाँ पे कैप्चर कर, इन द पास्ट बी हैज यूज द मनी गिफ्टेड बाय ए फॉर गैम्बलिंग फॉरबिडन बाय लॉ। बी ने वो मनी किसके लिए यूज करी है? गैम्बलिंग के लिए, फॉरबिडन बाय लॉ। सब्सिक्वेंट प्रॉमिस बाय बी to pay a 60,000 will be seen as a refund of A money along with the interest. The object of overall every agreement seems to be the giving money to B for gambling. Since gambling is forbidden by law, the object of transaction being unlawful, subsequent promise to pay by B will also be not enforceable. A will not be able to recover money from B। अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में कैप्चर करें तो यहाँ पे A ने B को गिफ्ट करा है ना, किस 50,000 रुपए, जो B A को पता था किसके लिए यूज करेगा, गैम्बलिंग के लिए, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। अब लेटर ऑन B उसको वही पैसा वापस कर रहा है 60,000 रुपए अलॉन्ग विद एन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ओवरऑल एग्रीमेंट में देखें तो ओवरऑल एग्रीमेंट में सिंपल हम बात कर रहे हैं, ए बी को बोल रहा है कि मैं तुझे 50,000 रुपए दे रहा हूँ जो तू गैम्बलिंग के लिए यूज कर ले, तो जीत जाएगा तो बाद में मुझे 60,000 रुपए लौटा दियो। अब बात का जो ये एग्रीमेंट है 60,000 रुपए, ये एनफोर्सेबल क्यों नहीं है? बिकॉज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट इज बीइंग दिस फॉरबिडन बाय लॉ एंड दिस अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए एनफोर्सेबल नहीं है। हेंस ए कैन नॉट एनफोर्स हिज राइट टू रिकवर रुपीज 50,000 फ्रॉम बी। आई नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। Mr. A rice trader emailed B another rice trader for purchase of 100 kg of basmati rice. B misread the mail as request for purchase of non-basmati rice and quoted the price accordingly. A also read B offer hurriedly and accepted the B offer। यहाँ पे देखिए आपको लग रहा है ए ने ऑफर दिया, नहीं, ए ने सिर्फ इनविटेशन दी है। ए ने सिर्फ बोला है, इनविटेशन दिया कि परचेज करना चाहता हूँ। बी ने एक्चुअली में ऑफर दिया कि कितने में राइस बेचना चाहता है। ऑफर बी ने दिया, ए ने उसको आगे एक्सेप्ट करा। ए ऑल्सो रीड बी ऑफर हरिडली एंड एक्सेप्टेड द बी ऑफर। A advanced money to B and B supplied non-basmati rice. Upon receipt of rice, A approached B for return of rice and repayment of his money. Further, before acceptance of B offer, trading in rice by the private party was restricted by the government by passing the law। ये एक अलग से पॉइंट आ गया। B refused to accept A request। B ने बोला नहीं, मैं तेरे पैसा वापस नहीं करूंगा, राइस नहीं लूंगा। Can A approach to the court on the plea that agreement was executed under a bilateral mistake and same can be repudiated? Bilateral mistake फ्रेंड्स क्या होती है? जहां पे दोनों पार्टीज को ये लगता है कि दोनों पार्टीज ने जो फैक्ट्स एसेंशियल फैक्ट्स उसको गलत अंडरस्टैंड करा है। यहाँ पे तो है तो वही चीज,
ए को परचेज करने थे बासमती राइस और बी को लगा उसको ए को परचेज करने नॉन बासमती राइस। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग में क्या कहते हैं एरर था, इट्स अ बायलैटरल मिस्टेक। तो क्या इट कैन बी रेपुडिएटेड? अब हम पढ़ते हैं दोस्त। In case of bilateral mistake, agreement is void ab initio, and if a party has received any benefit under such agreement, he must return said benefit to the other party. ये law point है in case of bilateral mistake. If the object of agreement is forbidden by law, the agreement is unenforceable and parties cannot approach to the court. ये हमने point law point किस चीज में आ रहा है? If object of the agreement is forbidden by law. अब यहाँ पे हम केस स्टडी में देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि ए और बी की ट्रेडिंग से पहले गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया था कि भैया प्राइवेट पार्टी राइस की डीलिंग नहीं कर सकती है। तो हेंस ये जब गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया था तो उसके अकॉर्डिंग अगर प्राइवेट पार्टी राइस की डीलिंग कर रही है देन इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्टिविटी फॉरबिडन बाय लॉ। अब हम इसमें कंक्लूजन कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इन सच केस, even though there is a bilateral mistake, but the object of the agreement trading in rice was forbidden by law. And when object of agreement is forbidden by law, same is not enforceable. Party cannot approach to the court for their grievances. Thus, A cannot approach to the court for refund of money and return of rice. देखिए आपको दोबारा से मैं बोलूं, आपको मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव केस स्टडी बनाने का है कि मैं एक केस स्टडी में 2-3 पॉइंट इन्वॉल्व कर सकूं यहाँ पे। तो ऑन द फेस आपको लग रहा था बायलैटरल मिस्टेक थी, तो बायलैटरल मिस्टेक के आप अकॉर्डिंगली आंसर दे सकते थे। एक छोटा सा पॉइंट था ये वाला पॉइंट, तो अगर ये पॉइंट आपको कैप्चर हो गया होगा तो आपने इसके आंसर की इस आंसर को सही टाइम करा होगा। होप आपको समझ में आया होगा। A, B and C being the minor enter into an agreement to carry on trading in electronic gadgets whereby they will buy cheap Chinese items, will affix thereon the name and logo of the reputed brand and will sell at higher price. After few months, when C became major, he reviewed the accounts and discovered that A, B were manipulating the accounts and was handed over the less profit than he was entitled. He decided to retire from the firm and asked A and B to give his appropriate share of profit, to which A and B denied. Can C approach the court for his grievances? अब इसको हम स्टडी करते हैं। If the object of agreement is to defraud others, the agreement is void ab initio. In the given case, ABC entered into a partnership agreement to defraud others by purchasing the cheap Chinese product and selling the same under the reputed brand. Since agreement among ABC being defrauder, it's void ab initio being unlawful and parties do not have an enforceable right. And in this case, C cannot approach the court for his grievances. तो आप यहाँ पे भी देखेंगे, आपको ये कैप्चर क्या करना था कि यहाँ पे एग्रीमेंट में अगर देखिए ये अगर आपको मैं पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा आगे तो पार्टनरशिप में आपको लगेगा वहां पे जब एक पार्टनर मेजर हो जाता है तो ही कैन गो टू द कोर्ट फॉर एनी ग्रीवेंसेस। बट यहाँ पे जो छोटा सा पॉइंट यहाँ पे हिडन पॉइंट था वो पॉइंट क्या था? द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफ्रॉडर्स। आप इस केस स्टडीज को इस कंटेक्स्ट में रीड कीजिए कि ये केस स्टडीज आपको एग्जाम में आ रही है, जहाँ पे आपको हेडिंग नहीं दे रखी होगी कि केस स्टडी किस चैप्टर की है, तो आपको वहीं पे केस स्टडी को एक लेंस लेके पढ़ के समझना है कि इसके अंदर कौन सा हिडन पॉइंट है एंड अकॉर्डिंगली आपको किस तरह से अटेम्प्ट करनी है। आइए नेक्स्ट लेते हैं। A started a coaching center. He approached B, a social media influencer, to recommend his coaching to the students, being authorized franchisee of the reputed coaching center. He will give commission to B, to which B agreed. B did as in the agreement, but A refused to give commission. Can B approach the court for recovery of money? अब आप सोचिए कि एग्जाम में आपको अगर इस तरह की केस स्टडी आती है तो आपको समझना है कि इसके अंदर लॉ पॉइंट कहां से आ रहा है। अब हम समझते हैं। द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इन द एग्रीमेंट शैल बी लॉफुल टू बी एनफोर्सेबल। ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इफ इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाई इंजुरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बाय
recommending A being the official franchisee of the reputed coaching center, उस reputed coaching center की प्रॉपर्टी कॉपीराइट पे एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, इंजरी कर रहे हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपने ये लॉ पॉइंट लिखना है और उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने कंक्लूजन लिखा है। द एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज अनलॉफुल। B. Recommendation of A as being authorized franchisee of the reputed coaching center involve injury to the property, trademark, trade name of that coaching center. Since agreement between A and B is unenforceable because it involves injury to the personal property of another, B cannot approach to the court for recovery of money. तो हमने अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में जितने भी चीजें पढ़ी थी, फ्रॉडुलेंट चीज हो गई, क्या कहते हैं फॉरबिडन बाय लॉ हो गया, आपका ये वाला पॉइंट हो गया इन ऑल इंजुरी टू द पर्सन, तो सारे के ऊपर मैंने यहाँ पे केस स्टडी अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है कि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। तो होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर गुड कॉन्सेप्ट। थैंक यू।